हेलो एवरीवन, दिस इज़ विशाल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बिलीव टू लर्न। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पीजीटी हिस्ट्री का 2016 सॉल्व पेपर। तो आज हम 125 बेहतर क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं और देखते हैं कि आप लोग कितना स्कोर कर पाते हैं। तो देखते हैं आज का अपना सबसे पहला प्रश्न। अगर हम बात करें सबसे पहले प्रश्न की, तो पूछा गया कि वैदिक साहित्य में सभा और सम्मति को किस देवता की दो पुत्रियां बताया गया। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा प्रजापति। अगर हम बात करें किला युक्त नगर तुगलकाबाद का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था, तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। हम नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। अगर हम बात करते हैं कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी, तो आपको जल्दी से बताना है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा दी गई थी। आपको प्रश्नों को बहुत जल्दी से करना है ताकि कम समय में सारे के सारे प्रश्नों को बेहतर ढंग से कर लिया जाए। अब हम बात करते हैं बराबर समूह की किस गुफा पर अशोक का अभिलेख नहीं उत्तीर्ण है। तो अगर हम बात करें बराबर समूह की गुफाओं के बारे में जिसमें अशोक का कोई अभिलेख नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा लोमस ऋषि गुफा। अब हम नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। अगर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की, तो स्यादवाद किस धर्म से संबंधित है। अगर हम स्यादवाद की बात करते हैं तो ये जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं कि मुग़ल शासकों में कौन बीड़ा बजाता था। अगर हम बात करें कि मुग़ल शासकों में जो बीड़ा बजाता था उसका सही आंसर होगा, तो उसका सही आंसर औरंगजेब होगा। आपको नोट करते हुए चलना है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से 1884 ईस्वी में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। अगर हम डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की बात करें तो इसकी स्थापना जो है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। इसी तरह जल्दी से हम सारे प्रश्नों को करते हुए चलेंगे ताकि आप कम समय में सारे प्रश्नों को बेहतर ढंग से कर लें। अगर हम बात करते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप में निम्नलिखित में से किस स्थल में सर्वप्रथम होमिनिड जीवाश्म मिले हैं। अगर होमिनिड जीवाश्म की बात करें तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा सर्वप्रथम कहाँ से मिले हैं? हथनौरा से मिले हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की। चोल प्रशासन में उदासीन वरीयम किस विभाग से संबंधित है। अगर हम चोल प्रशासन की बात करेंगे तो उसमें उदासीन वरीयम जो है वो आपका विदेश संबंध विभाग से है, विदेशी संबंध विभाग से उसका वो है। आपको ये ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं कि उदासीन वरीयम किससे संबंधित है चोल प्रशासन में, तो यह विदेशी संबंध विभाग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। अगर हम क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं तो 1913 में हिंदी एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोर्ट ऑफ अमेरिका का अध्यक्ष कौन था। तो अगर हम बात करें कि हिंदी एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोर्ट ऑफ अमेरिका के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो जल्दी से आपको बताना है। वो आप उसके अध्यक्ष थे सोहन सिंह भाखना। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कौन थे? तो सोहन सिंह भाखना जी। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि वर्ष 1901 में सिंचाई आयोग का अध्यक्ष कौन था। तो अगर हम सिंचाई आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा सर सी स्कॉट मोनक्रिएफ। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपको ध्यान रखना। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। अगर हम क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें कि वैदिक काल में निष्क, तो आपको बताना है कि वैदिक काल में निष्क क्या था। और अगर आपसे पूछा जाए यही सवाल कि गुप्त काल में जो है निष्क उसका क्या मतलब था, तो पहले हम वैदिक काल की बात कर लेते हैं। वैदिक काल में निष्क क्या होते थे? आभूषण होते थे। ये बात आपको दिमाग में बैठा लेनी है। अब हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। अगर हम बात करते हैं कि स्वराज मेरा अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, तो ये किसने कहा था? आपको जल्दी से बताना है। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो इसका सही आंसर होगा लोकमान्य तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें कि बाबर की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी, तो आपको बताना है कि बाबर की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाबर की मृत्यु आगरा में हुई थी। आपको एक कमेंट करके बताना है कि बाबर ने कितने युद्ध लड़े
और उनके सन क्या क्या हैं आपको कमेंट सेक्शन में जाकर बताना है। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की, तो निम्नलिखित में से किस वेद में आहुति बलिदान संबंधी सूत्र दिए गए हैं? तो जल्दी से आपको कमेंट सेक्शन में जाकर बताना है। आहुति और बलिदान संबंधी सूत्रों की अगर बात होगी, बहुत सारे बच्चे इसका गलत जवाब देंगे, तो आपको जल्दी से बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऋग्वेद। आपको बताना है कि ऋग्वेद के किस मंडल में सूद शब्द के बारे में बताया गया है कमेंट सेक्शन में। अब हम चलते हैं और आगे के प्रश्नों को देख लेते हैं। अगर हम क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, तो आप देख पा रहे हैं कि बंगाल विभाजन के बाद पूर्वी बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था, आपको जल्दी से बताना है। तो अगर हम बात करें कि बंगाल विभाजन के बाद पूर्वी बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था, तो ब्लॉमफील्ड फुलर था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर ए हो जाएगा। अगर हम बात करें कि निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता विश्वविद्यालय का प्रथम भारतीय कुलपति था, तो इसका सही आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए कि कौन कलकत्ता विश्वविद्यालय का प्रथम भारतीय कुलपति था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आशुतोष मुखर्जी। क्या हो जाएगा? आशुतोष मुखर्जी जी। अब हम क्वेश्चन नंबर 18 को देख लेते हैं। अगर हम बात करें कि शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ और कब हुआ था, तो शिवाजी का जो राज्याभिषेक है वो रायगढ़ में हुआ था। और कब हुआ था? तो वो हुआ था आपका 1674 में, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं कि किस उपनिषद में, उपनिषद का अर्थ आपको कमेंट सेक्शन में जाकर बताना है और उपनिषदों की संख्या भी बतानी है। अब हम बात करते हैं कि किस उपनिषद में चारों आश्रमों का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। कौन कौन से आश्रम थे आपको ये भी बताना है कमेंट सेक्शन में जा कर के। अब हम बात कर लेते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा जलाओ उपनिषद। कौन सा? तो जावल उपनिषद जो था, जावल उपनिषद में जो है आपके सर्वप्रथम बताए गए हैं 4 आश्रमों के बारे में। वो कौन कौन से हैं आपको कमेंट सेक्शन में जाकर बताना है। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। आपके सामने दे रखा है कि अशोक ने निम्नलिखित में से किस अभिलेख में दक्षिण भारत के 5 राज्यों का उल्लेख मिलता है। अशोक का ऐसा कौन सा अभिलेख है जिससे आपको दक्षिण भारत के 5 राज्यों का उल्लेख मिलता है? तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा शिलालेख 13वें शिलालेख से पता चलता। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सवाल है कि प्रथम अखिल भारतीय महिला सम्मेलन किस वर्ष हुआ था। तो अगर हम इसके सही आंसर की बात करें, तो प्रथम अखिल भारतीय महिला सम्मेलन जो है वो आपका हुआ था वर्ष 1927 में। कब हुआ था? तो 1927 में। अब हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 22 को देख लेते हैं। अगर हम बात करें कि निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र अवध प्रांत का संस्थापक था। अगर स्वतंत्र अवध प्रांत की संस्थापना की बात करें तो कौन था? सादत अली खां। आपको ध्यान रखना है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं 23 की। प्रसिद्ध चित्रकार मंसूर किस शासक का दरबारी था। अगर हम मंसूर की बात करें तो आपको बताना है कि वो किसका था। चित्रकला की जब भी बात होगी, वो भी मुगल काल में या भारतीय इतिहास के काल में, तो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध नाम किसी भी शासक का आता है तो वो थे जहांगीर। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जहांगीर हो जाएगा। जहांगीर के शासनकाल में ही मंसूर थे। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। अगर हम बात करें कि मनसबदारी व्यवस्था में मनसब का निम्नलिखित में से क्या तात्पर्य था, तो मनसब का क्या तात्पर्य था? मनसब का तात्पर्य, मनसब एक पद था, इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रंथ वैदिक कालीन रानियों की सूची का उल्लेख करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जनरली बहुत कम जगह पर आपको वैदिक कालीन रानियों के बारे में सुनने को मिलता है। तो हम बात कर लेते हैं कि कौन सा वह ग्रंथ है, आपको जल्दी से बताना है। तो इसका सही आंसर होगा शतपथ ब्राह्मण। अब हम और आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 16 को देख लेते हैं। दे रखा है शारदा बिल। अगर शारदा बिल की बात करें तो निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो आप सभी को पता है कि विवाह की आयु से संबंधित था शारदा बिल। अब हम चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि उसमें क्या क्या पूछा गया है और उनको भी बेहतर ढंग से हल करने का प्रयास करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया है कि राजदूतों में से किसने भागवत उपाधि धारण की थी। तो आपको जल्दी से बताना है कि किसने जो है भागवत की उपाधि धारण की थी। तो अगर हम बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा हेलियोडोरस, या हेलियोडोरस भी उसे कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। अब हम बात कर लेते हैं कि
भागोर प्रथम काल का संबंध निम्नलिखित में से किस संस्कृति से? अगर भागोर की बात होगी तो इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य पाषाण काल से। अगर हम बात करें प्रागैतिहासिक काल की, जिसको 3 भागों में विभाजित किया गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। और मध्य पाषाण काल वाला समय की अगर हम बात करते हैं तो ये 8000 ईस्वी पूर्व से लेकर के 4000 ईस्वी पूर्व तक का माना गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 29 को देख लेते हैं। अगर हम बात करें कि आगरा के किले की मोती मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था, तो मोती मस्जिद का निर्माण जो है वो आपका शाहजहाँ के द्वारा कराया गया था। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। इब्न बतूता के अनुसार दीनार नामक स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किसने कराया था? तो इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में बताएं। तो इसका सही आंसर आपका होगा मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा कराया गया था दीनार नामक स्वर्ण मुद्रा का। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की कि निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर महावीर स्वामी को कैवल्य की प्राप्ति हुई थी? अगर आपको ये बताना है कि महावीर स्वामी को कैवल्य की प्राप्ति कब हुई थी, उन्होंने गृह त्याग किस उम्र में किया था, और साथ ही साथ जो महावीर स्वामी हैं उनके प्रथम विरोधी कौन थे? शिष्य तो सभी को पता है कि उनके दामाद थे, उनका नाम क्या है ये भी सबको पता है, जमाली। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कि इनके प्रथम विरोधी कौन थे। अभी आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में ऐसे किस नदी के तट पर महावीर स्वामी जी ने जो है कैवल्य की प्राप्ति की थी? तो अगर हम बात करें इसका सही आंसर हो जाएगा रिजपालिका नदी। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 को देख देते हैं। सल्तनत काल में दीवाने वक़्फ़ विभाग संबंधित था, किससे था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वह कागजात की देखभाल करने से। जो भी चीज़ें व्यय होती थी, जो खर्चे होते थे, उनके जो कागजात हैं उसकी देखभाल करने के लिए। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की। सतनामियों का विद्रोह किसके शासनकाल में हुआ? तो अगर हम सतनामियों के विद्रोह की बात करें तो ये औरंगजेब के शासनकाल में हुआ। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसने 1802 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बसीन की संधि की थी? अगर बसीन की संधि की हम बात करते हैं तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा, किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, बाजीराव द्वितीय ने की थी। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की। तो देखते हैं कि इसमें क्या पूछा गया है। पूछा गया अशोक के किस अभिलेख पर मोर का उत्कीर्ण है या मोर का चित्र उत्कीर्ण किया गया है? तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा लौरिया नंदगढ़ स्तंभ। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की कि निम्नलिखित गुप्त शासकों में सर्वप्रथम किसने रजत मुद्राएं जारी की थी? तो अगर हम रजत मुद्रा जारी करने की बात करते हैं तो इसका आंसर नंबर बी सही होगा, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। अब हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 37 को देखते हैं और बेहतर ढंग से समझने का प्रयास करते हैं। तो बात करते हैं कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में जल प्लावन की कथा का वर्णन मिलता है? जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर बी सही होगा। क्या हो जाएगा, शतपथ ब्राह्मण में हमें ये देखने को मिलता है। अगर हम बात करें कि इब्न बतूता को किसने दिल्ली का काजी और चीन का राजदूत नियुक्त किया था? जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। अब हम बात कर लेते हैं 39 की। हुमायूं नामा को किसने लिखा है? बच्चे को पता है कि इसका आंसर होगा गुलबदन बेगम। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की। आपके सामने दे रखा है कि राज दरबार में मीर ए तुजुक शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा किसके लिए किया जाता था? राज दरबार में मीरे तुजुक जो है शब्द का प्रयोग किसके दरबार में किसके लिए किया जाता था? तो इसका सही आंसर होगा डी, प्रमुख सचिव के लिए। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की। निम्नलिखित में से किसके लिए तूतीय हिंद का प्रयोग किया गया है? तो बच्चे को पता है तूतीय हिंद की बात होगी तो अमीर खुसरो इसका सही आंसर होगा। हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की। किस ग्रंथ में अवतारवाद की चर्चा की गई है? जल्दी से बताइए अवतारवाद की चर्चा आपको किस में मिलती है? तो अवतारवाद की चर्चा आपको भगवत गीता में देखने को मिलेगी। अब हम बात कर लेते हैं मौर्य काल के समय समहर्ता का क्या कार्य था? तो जो समाहर्ता है उसके कार्य को आपको बताना है। अगर हम बात करते हैं कि समाहर्ता का कार्य क्या था तो वह राजस्व संग्रहकर्ता के तौर पर जाना जाता था। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे चैनल पर पीजीटी हिस्ट्री और टीजीटी हिस्ट्री की टॉपिक
वाइज वीडियोस प्लेलिस्ट में मौजूद है, जिनमें फुल डिटेल के साथ एक एक पॉइंट को बताया गया है और बहुत सारे मॉडल पेपर हैं। उसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ हम लोग 25 क्वेश्चंस की सीरीज़ चला रहे हैं, जिससे कि आप बहुत बेहतर ढंग से अपनी तैयारी कर पाओ। तो इसी क्रम में हम अब आपको बताने वाले हैं कि आप और भी विषयों की तैयारी कर सकते हैं हमारे चैनल के साथ जुड़कर। चलिए अब हम देख लेते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 44। तो 44 में क्या पूछा गया, हड़प्पा सभ्यता में निम्नलिखित में से किस लिपि का प्रयोग किया गया। तो जो हड़प्पा सभ्यता थी उसकी लिपि कैसी थी, सभी को पता है कि हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी वो चित्रात्मक थी, या इसे हम भाव चित्रात्मक भी कह सकते हैं। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की। तो पूछा गया निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में द नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की। तो अगर हम द नेशनल एसोसिएशन की बात करें कि इसके संस्थापक कौन थे, तो इसके संस्थापक थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ये बात आपको दिमाग में बैठा लेनी है। हम बात करते हैं तैमूर ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया। तो तैमूर को तैमूर लंग के नाम से भी जाना जाता था और इसने 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 47 की ओर बढ़ते हैं। अब तक हमने 46 तक देख लिया है, तो चलिए थोड़ा सा वेट करिए 2 सेकंड के लिए। आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 47। तो हम बात कर लेते हैं कि वल्लभ भाई पटेल या सरदार वल्लभ भाई पटेल सर्वप्रथम गांधी जी के किस आंदोलन से जुड़े। तो इसका सही आंसर होगा खेड़ा सत्याग्रह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन सर्वप्रथम सहायक संधि में सम्मिलित हुआ था। तो अगर हम बात करें कि जो सर्वप्रथम सहायक संधि में सम्मिलित हुए थे वो थे अवध के नवाब। अब हम बात कर लेते हैं स्कंदगुप्त के शासनकाल में सौराष्ट्र का प्रांतपति कौन था। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा पर्णदत्त। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की। तो क्वेश्चन नंबर 50 है कि निम्नलिखित में से किसको सीमांत गांधी कहा गया। अगर हम बात करें सीमांत गांधी की तो खान अब्दुल गफ्फार खान को जो है सीमांत गांधी कहा जाता है या कहा गया। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने अश्वमेध यज्ञ संपादित किया था। अगर हम बात करते हैं गुप्त शासक जिसने अश्वमेध यज्ञ किया था तो उसका नाम है कुमारगुप्त प्रथम। इसका आंसर आपका जो है सॉरी, अगर हम बात करें तो कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा कितने अश्वमेध यज्ञ कराने थे ये भी आपको कमेंट सेक्शन में जाकर बताना है। इसके द्वारा कितने कराए गए थे ये आपको बताना है। इसका सही आंसर क्या है कि गुप्त शासकों में से कौन था जिसने अश्वमेध संपादित कराया था। तो वो थे कुमारगुप्त प्रथम, लेकिन उन्होंने कितने कराए थे ये आपको कमेंट सेक्शन में जाकर बताना है। अब हम बात कर लेते हैं 52 की कि किस सुल्तान ने जौनपुर शहर की नींव डाली थी और क्यों डाली थी। तो जल्दी से आपको बताना है कि जौनपुर शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। क्यों की गई थी, किसकी याद में की गई थी या किसके लिए की गई थी ये आपको कमेंट सेक्शन में जाकर बताना। हम बात करते हैं कि मौर्य के समय कंटक शोधक न्यायालय का न्यायाधीश कौन होता था। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा, अगर हम बात करते हैं तो प्रतिष्ठा जो है इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की। एक पुनर्विवाहित स्त्री के लिए प्रयुक्त पुनरूप शब्द सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रयोग किया गया या किस ग्रंथ में प्रयोग किया गया। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा, अगर हम क्वेश्चन नंबर 54 की बात करें तो ये आपको अथर्ववेद में देखने को मिलेगा। अब हम आगे बात चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 55 को देख लेते हैं। अगर हम बाजार नियंत्रण नीति की बात करें तो दिल्ली के किस सुल्तान से संबंधित है। बाजार नियंत्रण की अगर बात होगी तो इसके लिए सभी को बच्चे को पता है कि इसका आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। ये अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की। मौर्य शासन व्यवस्था में रूपदर्शक नामक अधिकारी ही था, उसका क्या कार्य था। अगर हम बात करें तो उसका कार्य था सिक्कों का परिरक्षक या सिक्कों की देखभाल करना, परिरक्षण करना। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की। अगर हम बात करें कि जलियांवाला बाग नरसंहार के समय भारत में कौन बरसराया था, तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर आपका होगा, जल्दी बताएं, इसका आंसर बी होगा, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और जल्दी से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58 को।
तो जैसा कि आप देख पा रहे दीवाने अर्ज विभाग का निर्माण किसने कराया था। तो अगर हम बात करें दीवाने अर्ज विभाग के निर्माण की, तो दीवाने अर्ज विभाग का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था, जल्दी से बताइए। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, किसके द्वारा कराया गया था, गियासुद्दीन बलबन के द्वारा। अब हम बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आपके सामने दे रखा है 59, किसके शासनकाल के अंतर्गत शेख अब्दुल हक मुहद्दिद देहलवी का प्रमुख धार्मिक विद्वान था। आपको बताना है कि किसके शासनकाल के अंतर्गत शेख अब्दुल हक मुहद्दिद देहलवी एक प्रमुख धार्मिक विद्वान था। तो किसके शासनकाल के अंतर्गत ये आता है, ये आता है आपका जहांगीर के अंतर्गत। इसका आंसर नंबर सी सही होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि अकबर के समय मालवा विजय के लिए कौन उत्तरदायी है, जल्दी से बताइए कि अकबर के समय मालवा विजय का तो कौन था, अब्दुल खान उज़्बेक जो है वो उत्तरदायी है। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की, निम्नलिखित में से कौन एक आत्मीय सभा से नहीं जुड़ा था। तो अगर हम बात करते हैं कि कौन है जो आत्मीय सभा से नहीं जुड़ा था, तो वो कौन थे, हरिहर नंद तीर्थ स्वामी जी है जो कि आपके आत्मीय सभा से नहीं जुड़े थे, बाकी सभी जुड़े थे। द्वारकानाथ टैगोर भी जुड़े थे, नंद किशोर बोस भी जुड़े थे और जो है केशव चंद्र भी जुड़े थे। कौन नहीं जुड़े थे, तो हरानंद तीर्थ स्वामी जी जो है वो आत्मीय सभा से नहीं जुड़े थे। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की, किसने अपने ग्रंथ में मुद्रा जालसाजों किसने अपने ग्रंथों में मुद्रा जालसाजों को संदर्भित किया है। तो अगर हम बात करें मुद्रा जालसाजों के बारे में, तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपके ए, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, जिनको चाणक्य के तौर पर भी जाना जाता है। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि शैल चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध प्राग ऐतिहासिक स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर क्या होगा, तो भीमबेटका होगा। कहाँ स्थित है आपको कमेंट में जाकर बताना। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की, हड़प्पा सभ्यता के लिए निम्नलिखित में से किस नगर में चिनाई के कार्य में तक्षित प्रस्तार का प्रयोग कच्ची ईंटों के साथ किया गया है। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, धौलावीरा। अब हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 65 को देखते हैं, समुद्रगुप्त के शासनकाल के समय कांची का शासक कौन था। तो आपको बताना है कि कांची का शासक कौन था, तो उस समय कांची का शासक विष्णुगुप्त था। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की, शेरशाह के शासनकाल के समय किस विभाग का अध्यक्ष राज्य की आय और व्यय की देखभाल करता था। तो अगर हम शेरशाह के शासनकाल के समय की बात करें तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, दीवाने वजारत। अब हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं 67, किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट समाप्त किया था। तो अगर हम बात करें कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके द्वारा समाप्त किया गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन। और आपको बताना है कि किसने लागू किया था, जल्दी से जाके कमेंट सेक्शन में। अब चलिए हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 68 को, 2 सेकंड के लिए आप वेट करिए। क्वेश्चन नंबर 68 को हम स्क्रीन पर कर लेते हैं। तो हम बात करते हैं कि प्रसिद्ध पुस्तक ब्रह्मोपासना किसके द्वारा या किससे संबंधित है। अगर हम बात करें ब्रह्मोपासना की, जो कि एक प्रसिद्ध पुस्तक है, वो किससे संबंधित है, तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा डी, किससे है, ब्रह्म समाज से। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की, भू राजस्व के निर्धारण के लिए निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने अपने राज्य में भूमि सर्वेक्षण को प्रारंभ कराया था। तो आपको जल्दी से बताना है कि कौन वो राजा था। तो इसका आंसर क्या होगा, राजा राज प्रथम, ऑप्शन नंबर ए। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की, कि भारत और पाकिस्तान के स्वाधीन होने की घोषणा किस दिन की गई, जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा 3 जून 1947 को। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि बौद्ध मान्यता के अनुसार निम्नलिखित में से किस देवता ने 3 बार बुद्ध से प्रार्थना की कि अपने ज्ञान के प्रकाश को आगे आकर चारों ओर फैलाए, जल्दी से बताइए 71 का आंसर क्या होगा, तो ब्रह्मा ने। अब हम बात करते हैं 72 क्वेश्चन नंबर 72 की, कि मुगल काल में जब्त क्या था, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा जमीन की पैमाइश, ऑप्शन नंबर बी। अब हम बात कर लेते हैं 73 की, कि निम्नलिखित में से कौन चोल शासक
युद्ध भूमि में राजा घोषित किया गया? कौन सा ऐसा था, जल्दी से बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा राजेंद्र द्वितीय। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की। 1864 ईस्वी में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी, किसके द्वारा की गई थी, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो अगर हम साइंटिफिक सोसाइटी की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा सर सैयद अहमद खां। अब हम बात कर लेते हैं 75 की। किसकी अध्यक्षता वाली कांग्रेस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो इसका आंसर होगा लाला लाजपत राय। अब हम बात करते हैं 76 की। सम्राट अशोक की निम्नलिखित रानियों में से किसका नाम उसके अभिलेख में उल्लिखित है? जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कारुवाकी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की। बाबर द्वारा किस भाषा में तुझके बाबरी लिखी गई? जल्दी से बताइए, बच्चे बच्चे को पता है, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी तुर्की भाषा में। चलिए अब हम देख लेते हैं 78 नंबर प्रश्न को। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि वीर निर्माण युग किससे संबंधित है? तो अगर हम वीर निर्माण युग की बात करते हैं तो ये जैन धर्म से संबंधित है। अब हम बात कर लेते हैं जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध स्वरूप निम्नलिखित में से किसने नाइटहुड सम्मान का त्याग किया था? तो जल्दी से बताइए नाइटहुड सम्मान का त्याग किसने किया था? तो वो किया था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। अब हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 80। अगर हम बात करें कि इंडियन सोसाइटी ऑफ द ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो हम इसका जल्दी से आंसर बताइए किसके द्वारा की गई थी? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया? तो कैबिनेट मिशन की अगर हम बात करें तो ये किस वर्ष भारत आया? तो ये आया है मार्च 1946 में। अब हम और आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं भारत में निम्नलिखित में से किस नौपाषाणिक स्थल को सर्वप्रथम सूचित किया गया था? बच्चे बच्चे को पता है, इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा। अगर हम बात करें जल्दी से बताइए डी, क्या है वो? लिंग सुगूर। ये आपको ध्यान रखना है, इसका आंसर क्या है? लिंग सुगूर। अब हम बात कर लेते हैं कि कादरी सिलसिला के जो सूफी संत हैं लाहौर के मियाँ मीर किसके राज्यकाल में थे? तो जल्दी से बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। अगर हम बात करें कि हम कादरी सिलसिले की बात कर रहे हैं कि कादरी सिलसिले के जो सूफी संत हैं वो मियाँ मीर किसके शासनकाल में है? जल्दी से आपको कमेंट सेक्शन में जाकर बताना है। क्वेश्चन नंबर हम बात कर रहे हैं 83 की। जल्दी से आपको बताना है। आपके पास 4 ऑप्शन मौजूद हैं, हुमायूं दे रखा है, बाबर, जहांगीर और शाहजहां। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, किसके शासनकाल में थे? जहांगीर के। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा वेद अंशतः गद्य में लिखा गया है? तो जल्दी से बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। अंशतः लिखा गया है, पूर्ण रूप में नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा यजुर्वेद, क्योंकि आपको पता है कि इसको दोनों में लिखा गया, इसका संकलन गद्य और पद्य दोनों में हुआ। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 85 की। तो आप देख पा रहे हैं कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग की गई? तो अगर हम बात करें तो ये था लाहौर अधिवेशन। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 86 की कि अशोक के निम्नलिखित उत्तराधिकारियों में से किसने देवनाम प्रिय उपाधि ए का प्रयोग किया था? जल्दी से बताइए कि किसने देवनाम प्रिय उपाधि का प्रयोग किया था? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दशरथ ने। किसने किया था? दशरथ ने। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 87 की कि पाटलिपुत्र का निम्नलिखित में से कौन संस्थापक था? तो पाटलिपुत्र की अगर हम संस्थापना की बात करें तो जल्दी से बताइए कि इसका आंसर क्या सही होगा। जल्दी से बताइए। आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कि पाटलिपुत्र का निम्नलिखित में से कौन संस्थापक था। तो अगर हम बात करें, यहाँ पे देखिए दे रखा उद्रभद्र, जिसे उज्जैन भी कहा जाता है, और ये अजातशत्रु का क्या था? पुत्र था। और अगर हम बात करें कि ये किस वंश के थे, तो ये हर्यक वंश के थे, जिसे पितृहंता वंश भी कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 88 की कि हुंडों का आक्रमण वर्णित है। हुंडों के आक्रमण के बारे में आपको किस में मिलता है? तो भीतरी अभिलेख में मिलता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ और उसको भी बेहतर ढंग से समझने का प्रयास करते हैं। 2 सेकंड के लिए आप वेट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर हमने 88 तक कर लिया है, सॉरी। तो अब हम बात करेंगे 89 के बारे में।
23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित में से किस स्थान के रहने वाले थे? तो अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 89 की और पार्श्वनाथ जी की, तो आपको बताना है कि ये कहाँ के रहने वाले थे। बच्चे को पता है कि इसका सही आंसर है बनारस, क्योंकि ये बनारस के राजा के पुत्र थे। तो यह बात आपको दिमाग में बैठा लेनी है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की कि भारत छोड़ो प्रस्ताव किस दिन पारित हुआ था? तो इसका सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर होगा बी, 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव जो है वो पारित किया गया था। तो ये बात आपको दिमाग में बैठा लेनी है। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 91 की। पूछा गया है कि जैन परंपरा के अनुसार 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ संबंधित हैं, किससे संबंधित है? तो कृष्ण से। ये आपको दिमाग में बैठा लेना। अब हम बात करते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा अपनी सांकेतिक मुद्रा में किस धातु का प्रयोग किया गया था? तो जल्दी से बताइए किस धातु का? तो तांबे का प्रयोग किया गया था। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब हम बात करते हैं 93 की कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति संघ में प्रवेश पाता है वह वर्णहीन हो जाता है? 93 का आंसर क्या होगा? तो जल्दी से बताइए ये किस में बोला गया है? ये बौद्ध धर्म के ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में बोला गया। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? अंगुत्तर निकाय आपको याद रखना है अगर हम बात करते हैं बौद्ध धर्म की। और अगर हम बात करें कि जैन धर्म में सबसे प्रमुख ग्रंथ कौन सा है, तो वो भी आपको बताना है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 94 की। तो जैसा कि देख पा रहे हैं निम्नलिखित करों में से कौन सा दिल्ली के सुल्तानों ने लगाया था? तो अगर हम दिल्ली के सुल्तानों के द्वारा लगाए गए करों की बात करें तो ये सभी हैं। खम्भ भी लगाया गया था, खराज भी लगाया गया था और ज़कात भी लगाया गया था। इसके बारे में मैंने डिटेल में बता रखा है, तो आप उसको भी जाकर देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं ताम्रपाषाण काल में वृत्ताकार गृत ग्रहों की प्राप्ति निम्नलिखित में से किस स्थल में हुई? तो अगर हम बात करें वृत्ताकार गृह ग्रहों की, तो कहाँ से? महाराष्ट्र के इनाम गांव से हुई है। तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 96 की। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षा किए जाने वाले अंतिम व्यक्ति का नाम बताइए। तो प्रथम व्यक्ति को सबको पता है, अंतिम व्यक्ति का नाम क्या था? अंतिम व्यक्ति का नाम था सुबुद्ध। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 97 की। तो आपको ऑप्शन दे रखा है, जल्दी से बताइए कि क्या सही होगा। प्रसिद्ध क्रांतिकारी आशुतोष कुइला किस क्रांतिकारी संगठन से संबंधित थे? तो ये किससे थे? विद्युत वाहिनी से संबंधित थे। अब हम बात कर लेते हैं श्रेष्ठनी शब्द का प्रयोग श्रेष्ठनी शब्द का प्रयोग किया गया है, किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो ये श्रेणी के अध्यक्ष के लिए किया गया। अब हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 99 को। तो पूछा गया है कि किस गवर्नर जनरल द्वारा सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था? तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या सही होगा? इसका आंसर नंबर आपका सही होगा डी। किसके द्वारा? तो लॉर्ड बेंटिंक के द्वारा। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 100 की कि निम्नलिखित राजाओं में से किसने अपने राज्य में मदिरा का उत्पादन एवं बिक्री को निषेध कर दिया था या मदिरा की बिक्री पर रोक लगा दी थी? तो जल्दी से बताइए कि इसका आंसर क्या सही होगा? तो इसका आंसर सही होगा सी, कुमारपाल। अगर पूछा जाए कि कौन सा ऐसा मुगल शासक था जिसने मदिरा के ऊपर जो है निषेध कर दिया था या मदिरा को रोक दिया था, तो वो भी आपको बताना है। अगर हम बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 101 की, तो आपके सामने दे रखा है कि 3 काठिया ब्रिटिश राज्य में क्या थी? आपको जल्दी से बताना है। अगर हम 3 काठिया की बात करें तो जहां किसान 3/20 हिस्सा जमीन पर नील की खेती करने को बाध्य होता था उसे 3 काठिया कहा गया। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 102 को कि भारत छोड़ो प्रस्ताव निम्नलिखित में से किसने अनुशंसा की थी? भारत छोड़ो प्रस्ताव की निम्नलिखित में से किसने अनुशंसा की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 103। तो हम बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन प्रथम भिक्षुणी थी? अगर प्रथम भिक्षुणी की बात करें तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा महाप्रजापति गौतमी जी, जो कि गौतम बुद्ध की मौसी थी, जिन्होंने इनका पालन पोषण किया था। आपको बताना है कि गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 104 की कि आपको बताना है कि 1620 ईस्वी में जहांगीर के नेतृत्व में कांगड़ा के विद्रोह जहांगीर ने किसके नेतृत्व में कांगड़ा के विद्रोह अभियान के लिए भेजा था दबाने के लिए? तो जल्दी से बताइए कि इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा राजा विक्रमाजीत का। क्या हो जाएगा इसका आंसर? अगर हम बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा राजा विक्रमाजीत।
अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 105 की कि निम्नलिखित में से किसने गाथा सप्तशती ग्रंथ की रचना की। तो अगर हम गाथा सप्तशती ग्रंथ की बात करें तो रचना किसके द्वारा की गई है, सप्तवाहन शासक हॉल के द्वारा की गई। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 106 की कि निम्नलिखित में से प्रथम गुप्त शासक कौन था जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। तो अगर हम परम भागवत की उपाधि की बात करें तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने धारण की थी। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 107 की कि गुप्त काल में युद्ध एवं शांति मंत्री कौन था। तो गुप्त काल में युद्ध एवं शांति मंत्री को कहा जाता था संधि विग्रह का। अगर हम बात करते हैं 108 क्वेश्चन नंबर 108 की तो इंग्लैंड में फ्री इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। तो इंग्लैंड में फ्री इंडियन सोसाइटी की स्थापना भीकमा जी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी। तो भीकाजी के द्वारा की गई थी। बोलते बोलते गला दर्द करने लगा, चलिए कोई बात नहीं, 2 सेकंड का वेट करिए, मैं इस क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर देता हूँ। अगर हम बात करते हैं कि इंग्लैंड में फ्री इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी तो भीका जी के द्वारा की गई थी। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 109 की। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर 2 सेकंड रुकिए, मैं क्वेश्चन नंबर 109 को ओपन कर लेता हूँ। तो आपके सामने है कि दिल्ली का प्रथम सुल्तान जिसने दरबार में गैर इस्लामिक प्रथाओं का चलन कराया था। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर था बलबन। अब हम बात कर लेते हैं, आपके पास क्वेश्चन नंबर दे रखा है, हम बात करते हैं, सॉरी ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट हो रहा है। अगर हम इसके आंसर की बात करें तो आपको ये पूछा गया है कि दिल्ली का प्रथम सुल्तान जिसने दरबार में गैर इस्लामिक परंपराओं का चलन कराया था। मतलब ये नहीं कि इस्लामिक परंपराओं को ख़त्म करा दिया था, इस्लामिक परंपराओं के साथ साथ गैर इस्लामिक परंपराओं को भी प्रारंभ कराया था। और अगर बात करें कि रक्त और लौह की नीति का किसने प्रतिपादन कराया था तो वो भी क्या हो जाएगा, बलबन हो जाएगा। तो इसका सही आंसर बलबन है। और अगर हम सिजदा और पोबोस की बात करें या नौरोज की बात करें तो वो भी सब बलबन के अंतर्गत आएंगे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 110 की कि चोल शासक प्रबल अनुयायी थे, किसके थे या किसके भक्त थे या किनको मानने वाले थे। तो वो शैव धर्म के मानने वाले थे। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 111 की कि पाकिस्तान का विचार किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था या प्रस्तुत किया गया था सबसे पहले। तो इसका आंसर क्या होगा। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो ये किसके द्वारा किया गया था, मोहम्मद इकबाल के द्वारा किया गया था। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 112 की, दरबार के 9 रत्नों का संबंध किससे है। जब भी 9 रत्नों की बात होगी तो आपको पता होना चाहिए, आपने सुन रखा होगा। अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पर अकबर तो दे नहीं रखे, यहाँ जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं उन ऑप्शनों को अगर हम ध्यान में रखें तो हम बात करेंगे कि इसका आंसर क्या है, चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें विक्रमादित्य के तौर पर भी जाना जाता था। उनके दरबार में 9 रत्न थे। अब हम बात कर लेते हैं कि गुप्त काल में शतार्थवाह कहा जाता था। तो क्या कहा जाता था, शतार्थवाह को क्या कहा जाता था, जल्दी से बताइए गुप्त काल में। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, व्यापारिक कारवों का जो व्यापारिक कारवां था उसको कहा जाता था, जो उसका प्रमुख है उसको इस नाम से पुकारा जाता था। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 114 की कि गुप्तकालीन ब्राह्मी अभिलेख से युक्त जैन प्रतिमाएं निम्नलिखित में से कहां से प्राप्त हुई हैं। अगर हम गुप्तकालीन ब्राह्मी लिपि से युक्त जैन प्रतिमाओं की बात करें तो ये आपकी प्राप्त हुई हैं उदयगिरी से। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 115 की, चोलों के समय पर उर की कार्यकारिणी कहलाती थी, क्या कहलाती थी। तो कहलाती थी अंगु आलुंगड़म। इसका ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 116 की कि निम्नलिखित में से कौन महावीर जैन के शिष्य के रूप में संबंधित हैं। तो जल्दी से बताइए कौन शिष्य के रूप में, मक्खली गोस्वामी। बाद में वो इनकी शिष्यता को त्याग देते हैं और आजीवक संप्रदाय की स्थापना करते हैं। अब आपको बताना है कि अगर हम बात करें मौर्य वंश की तो कौन सा ऐसा शासक था जिसने आजीवक संप्रदाय को अपनाया था। चलिए अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 117 की कि किस युद्ध के बाद मैसूर के टीपू सुल्तान को सहायक राज्य बनाने के लिए बाध्य होना पड़ा। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा डी, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध।
अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 118 की तरफ। बात कर लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस उपनिषद में वर्णित कैकेय जनपद का एक राजा दार्शनिक था। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अस्पति। जल्दी से आपको देखते हुए चलना है। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो अगर हम बात करें तो इसकी प्रथम महिला अध्यक्ष जो है वो एनी बेसेंट थी। चलिए हम और आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 120 को और उसको भी बेहतर ढंग से समझ लेते हैं। तो आपके सामने दे रखा है कि निम्नलिखित वास्तव में से किसे कलंदर कहा जाता था। तो अगर हम कलंदर की बात करते हैं तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा बाबर को कहा जाता था। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 121 की, किस वायसराय द्वारा कांग्रेस को प्रतिबंधित कर दिया गया था। तो इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। इसका आंसर होगा लॉर्ड विलिंगटन के द्वारा। किसके द्वारा, तो लॉर्ड विलिंगटन के द्वारा इसको क्या कर दिया गया था, कांग्रेस को प्रतिबंधित कर दिया गया था। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 122 की। तो आप देख पा रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसने 1899 ईस्वी में कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट पारित किया था। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा, किसके द्वारा किया गया था। तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी सही होगा। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 123 की तरफ। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, चोल गंगम तालाब का निर्माण किसके द्वारा किया गया था। चोल गंगम तालाब का निर्माण जो है वो किसके द्वारा कराया गया था, तो राजेंद्र प्रथम के द्वारा। ऑप्शन बी सही होगा। अगर हम बात करें बंगाल टेनेंसी एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था, तो बंगाल टेनेंसी एक्ट जो है वो आपका लागू किया गया था 1885 ईस्वी में। अब हम देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न और बात करते हैं कि क्या ऑप्शन दे रखे हैं। तो निम्नलिखित में से किस अभिलेख में पट्टवाय श्रेणी का उल्लेख मिलता है। आपके पास 4 ऑप्शन है, जल्दी से बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा कुमार गुप्त प्रथम के मंदसौर अभिलेख से। कौन से, तो मंदसौर अभिलेख से मिलता है। वो भी किसके द्वारा, किसके अभिलेख, तो कुमार गुप्त प्रथम के मंदसौर अभिलेख से हमें पता चलता है। किसके बारे में, तो पट्टवाय श्रेणी के बारे में। अब हम उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा ये मॉडल पेपर जो कि 2016 के एग्ज़ाम में पूछा गया है, ये आपको 125 प्रश्न बेहतर लगे होंगे और अगर बेहतर ढंग से समझ में आए होंगे, जो कि आपकी परीक्षा में बहुत हेल्प करने वाले हैं। तो आप वीडियो को लाइक करिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और हमारे प्रयास को देखते हुए अगर हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ।